नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं धर्मशिला हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती। डॉक्टर सुपर्णो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बीएमटी और हेमेटोलॉजी के धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में, और डायरेक्टर सेल्यूलर थेरेपी एंड इम्यूनोलॉजी हैं मनाशी चक्रवर्ती फाउंडेशन और पूर्णामिदम इम्यूनोक्योर के। डॉक्टर सुपर्णो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब कैंसर के ट्रीटमेंट की बात आती है तो बीएमटी के भी एक ऑप्शन रहता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, तो क्या ऑप्शन रहता है? ये बीएमटी एक्चुअली है क्या? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दूसरे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के हटके एक बहुत अजूबा चीज है। क्या है कि जैसे अब किडनी, लिवर एक ऑर्गन है, आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो, काट के निकाल सकते हो, एक दूसरे के शरीर में लगा सकते हैं, पर बोन मैरो का कोई रूप गुण नहीं है जो आप देख सकते हो, जिसको आप हाथ से पकड़ के एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो। सो है क्या ये? सो बोन मैरो सारे हड्डी के अंदर खून बनाने वाले स्टेम सेल दौड़ते हैं। वो अंदर एक मैश के तरह, एक स्पाइडर वेब के तरह, ठीक है ना, एक जाल में जैसे फंसा हुआ है वैसे रहते हैं, और हर सेकंड हमारे शरीर में 1 बिलियन ब्लड सेल्स बनाते रहते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो दूसरे कोई ऑर्गन के पास ये क्षमता नहीं होते हैं। सो दैट इज व्हाई इट्स सो यूनिक। नाउ जब बोन मैरो में बीमारी होते हैं, दो चीज हो सकते हैं। एक, बोन मैरो ज्यादा सेल बनाने लगेगा अपने आप में, जो शरीर को जरूरत नहीं है, उसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। और दूसरे हो सकते हैं कि बोन मैरो सूख जाए, उसको हम एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, उसमें सेल नहीं होते हैं। सो दोनों में मुसीबत है ना। दोनों का उपचार विभिन्न रकम से दवा से हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली ज्यादातर ऐसे बीमारी का, ब्लड कैंसर या ब्लड के दूसरे डिजीज, ये प्लास्टिक एनीमिया हो या जेनेटिक बीमारी जैसे थैलासीमिया हो, इसका उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही होता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है, मैं जैसे बताया पहले, ये तो कोई ऑर्गन नहीं है आप काट के लगा दोगे। ये शरीर के हड्डियों के अंदर करोड़ों, बिलियंस ऑफ स्टेम सेल्स बैठे हुए हैं। तो हम पिछली 50 साल में क्या सीखा है कि शुरू में ये बोन मैरो से, जैसे हमारे पेल्विस मतलब पीछे के जो हड्डी है, उधर जनरल एनेस्थीसिया में डोनर से हम सेल निकालते थे। वो काफी सेफ प्रोसीजर है, अभी भी होता है वो। उससे हम मतलब ब्लड जैसे थोड़ा थिक ब्लड निकलते थे, उसमें बहुत सारे बोन मैरो का स्टेम सेल होते थे, वो हम पेशेंट को देते थे। बट सिर्फ दे देने से नहीं होता है, जिसके शरीर में हम देंगे दूसरे का सेल, क्योंकि हम एक दूसरे का कोई भी सेल ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे जो नेचुरल प्रक्रिया है वो ये है कि हम आपके सेल को तुरंत निकाल देंगे, मार देंगे हमारे शरीर से, और आप भी मेरे लिए वही करोगे। तो पहले चीज होता है कि एक दूसरे के साथ एक मिनिमम मैच होना चाहिए। ये मैच ब्लड ग्रुप का मैच नहीं होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में, इसको हम HLA मैच बोलते हैं। जैसे आपका एक सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर आप चेक पे करोगे, फिर बैंक के टेलर में जाएगा, वो चेक सिग्नेचर मैच करके फिर आपको पैसा रिलीज करेगा। सेम शरीर में होता है कि आपका सिग्नेचर मेरे शरीर में मैच करेगा तभी वो ग्रहण करेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा। सो पहला चीज है वो सिग्नेचर मैच कराना या HLA मैच होना। सो HLA मैच ज्यादातर फैमिली के अंदर होते हैं, भाई बहन में, और वो चांस होता है 1 in 4 हम बोलता है, जैसे 25% चांस होता है। हम रैंडम चेक करें एक भाई बहन को तो 25% चांस है कि वो मैच निकलेगा। तो मान लो किसी का मैच है। नेक्स्ट इज कि इसके शरीर में सिर्फ दे देने से होगा, तब भी नहीं होगा, क्योंकि मैच HLA के लेवल में होता है, पर और अंदरूनी लेवल पे बहुत सारे मिसमैचेस हैं। सो शरीर को तैयार करने पड़ता है। कैसे तैयार करेंगे? जैसे किडनी हम एक पॉकेट बना के पेट के ऊपर लगा देते हैं, उसका ब्लड वेसल्स, उसका यूरेटर, वो सब जोड़ देते हैं, और वो दूसरे अपने आप में काम करने लगता है, पुराना किडनी रह जाते हैं। पर बोन मैरो जैसे मैंने बताया वैसे तो कोई ऑर्गन है नहीं। हम जो सेल देंगे डोनर से,
उसको वही हड्डी के अंदर जाके बैठना है। तो हड्डी के अंदर जाके बैठेगा कैसे? वहां पे तो ऑलरेडी सेल्स हैं। और जैसे बताया कि शरीर का इम्यून सिस्टम उसको निकाल देगा, मैच होने से भी एक लेवल पे मिसमैच होता है, तो हमको शरीर को रेडी करने पड़ते हैं, उसको कंडीशनिंग बोलते हैं। उसमें दवा दिया जाता है, कीमोथेरेपी हाई डोज में या रेडिएशन, इससे शरीर को तैयार किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग बोन मैरो है, एग्जिस्टिंग इम्यून सिस्टम है, उसको खत्म किया जाता है, फिर डोनर का सेल आके बैठते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट देते हैं, इसके रिजल्ट से शरीर बिल्कुल खाली हो जाता है सेल से, अच्छा बुरा सब खत्म। 15 से 20 दिन ऐसे स्थिति रहता है जब तक ये नया सेल शरीर में जाके नया खून नहीं बनाएगा। सो इसीलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट के सर्जरी, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के सर्जरी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे किया, हो गया, सर्जन आके बोला बस सर्जरी सक्सेसफुल, ऐसे नहीं होता है। इसमें आपको 15 दिन 20 दिन वेट करने पड़ता है देखने के लिए कि डोनर का सेल वापस आ रहा है कि नहीं, वापस आ रहा है तो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं, सही तरीके से बैठे हैं कि नहीं। और उसके बाद ये तो खेल का शुरू है, ये खेल का खत्म नहीं है। जैसे आपका किडनी ट्रांसप्लांट यूरिन बनाने लगेगा तो आप बोलोगे सक्सेसफुल है, इसमें वो बात नहीं है। इसमें क्या है कि हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो बेसिकली इम्यून सिस्टम का सेल्स हैं। रेड सेल होता है, प्लेटलेट होता है, वो हमको ऑक्सीजन कैरी करते हैं, प्लेटलेट हमको ब्लीडिंग बाहर ब्लीडिंग होने से बचाते हैं। वो छोड़ के जो बाकी व्हाइट सेल्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का डिफरेंट स्तर का सेल होते हैं। वो पहले जो बनता है वो पहले स्तर का सेल है, जिसको हम चेस बोर्ड में पॉन बोलते हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज नॉट इनफ। उसके बाद आपका सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फाइनल लाइन, जो राजा रानी वाले चीज है वो बनता है। वो बनने में महीना और साल लगते हैं। और एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसका पूरा ध्यान या ज्ञान दोनों होना, और ये प्रक्रिया में पेशेंट को पूरा असिस्ट करना, क्योंकि इस दौरान बहुत बार इन्फेक्शन होते हैं पेशेंट को। इन्फेक्शन से कैसे बचाए, कैसे इसको पहले से हम इन्फेक्शन प्रेडिक्ट करें और ना हो इसको देखें। So this is a very complex and interactive process between the patient, family and the doctor, involving multiple tests, multiple medicines and a long association. So this is by and large bone marrow transplantation, which is generally done, क्या blood cancer के लिए किया जाता है, कुछ सॉलिड ट्यूमर के लिए भी क्या कर सकते हैं, बट जनरली ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा में किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया मैंने बताया इसको बोलता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन या डोनर से ट्रांसप्लांटेशन। मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ आज। दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन जो है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये छोड़ के भी, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया जहाँ बोन मैरो सूख जाते हैं, या थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जहाँ पे जेनेटिकली एबनॉर्मल सेल्स बोन मैरो से बन रहे हैं, ये सारे डिजीज में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन काम करते हैं। सर अभी जैसे आप हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जैसे मैच कर जाते हैं। सर मान लीजिए किसी का मैच नहीं कर पाता, या जिसको हाफ मैच बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, हाफ मैच ट्रांसप्लांट में क्या रहता है? जैसे मैंने बताया कि ट्रांसप्लांटेशन का बेसिस जो है वो है HLA मैच करना। क्यों है? इसलिए है कि नेचर हमारे शरीर को एक तरीके से बनाए हैं कि हमारे शरीर में कुछ भी फॉरेन चीज आए हम उसको तुरंत धुतकार से निकाल दें। क्यों? क्योंकि हम जो मैमल्स, बाद में ह्यूमन बीइंग्स जो पैदा हुए हैं, वो पैदा हुए हैं एक एनवायरनमेंट में जहां ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट सब कुछ भरे हुए हैं। तो उसमें हम कैसे जिएंगे? हमको उससे बचा के रखने के लिए ये इम्यून सिस्टम बना है। सो वो जैसे बैक्टीरिया को भी निकाल देगा, वैसे कोई भी फॉरेन चीज को निकाल देगा। और ये फॉरेन चीज निकालना नहीं निकालने का प्राइमरीली ये HLA के द्वारा गवर्न होता है। जैसे मैंने बताया कि 25% पेशेंट्स को, और आज के ज़माने में उससे भी कम पेशेंट्स को फैमिली से मैच डोनर मिलते हैं। तो इसको अतिक्रमण करने के लिए 2 उपाय हैं। एक है कि जो अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री बोलते हैं,
कि 1 in a million चांस होते हैं इन अ जनरल पॉपुलेशन टू हैव अ मैच विद अ रैंडम पर्सन। मेरा और आपका मैच होने का 1 in a million चांस है। तो हम 1 मिलियन डोनर इकट्ठा करेंगे तो हमारा चांस बढ़ जाएगा। तो ये वॉलंटरी चीज होते हैं। ये किडनी लीवर जैसे पैसा दे के निकालने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि किडनी लीवर में मैच का कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, आज के जमाने में विदाउट मैच किया जाता है। ब्लड ग्रुप मैच का भी उतना जरूरत आज के जमाने में नहीं होता है। बट ये जो रिक्वायरमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में है, बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज है, जो डोनेट करते हैं उसका कोई नुकसान नहीं होता है। देयर इज नथिंग टू लूज, इनफैक्ट देयर इज अ लॉट टू गेन। लाइफ टाइम में बार बार लोग डोनेट कर सकते हैं स्टेम सेल्स, कोई नुकसान नहीं होता है। सो फ्रॉम अ डोनर पर्सपेक्टिव ये बहुत सेफ प्रोसीजर है। इसीलिए एक वॉलंटरी अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री दुनिया भर में है, जहां पे जो कोकेशियंस हम बोलते हैं, व्हाइट पीपल, गोरे लोग, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, उनके जेनेटिक मेकअप बहुत रेस्ट्रेन्ड है, मतलब लिमिटेड है। तो उनके वो रजिस्ट्री से डोनर मिलना बहुत आसान होता है। 10 में से 8 लोगों को मिल जाते हैं वो अपने रजिस्ट्री से डोनर। बट बाकी दुनिया में उतना आसान नहीं होता, स्पेशली इंडिया में जहां जेनेटिक डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है। तो उसके लिए काफी सारे प्रसिद्ध डॉक्टर्स और रिसर्चर्स आज से 20 साल पहले कोशिश किया था कि फैमिली में से, देखिए क्या होता है कि HLA जो मैं बोल रहा हूं ना, ये एक हाफ मदर से आता है, एक हाफ फादर से आते हैं, और दोनों मिलके बच्चे का, 2 हाफ ऑफ HLA मिलके उसका HLA का आइडेंटिटी बनता है। सेम चीज उसके ब्रदर सिस्टर में होता है। वो सेम HLA अगर ब्रदर सिस्टर इनहेरिट करते हैं तभी मैच होते हैं, अदरवाइज एक हाफ ऑफ HLA मिसमैच होते हैं, एक हाफ ऑफ HLA मैच्ड होते हैं। तो फादर और मदर बाई वेरी डेफिनेशन दैट दे आर फादर और मदर, एक हाफ HLA तो मैच होता ही है। बच्चों के साथ भी वैसे ही होता है। भाई बहन के साथ 90% अगर मैच नहीं होता है तो हाफ मैच होता है। सो ये हाफ मैच फैमिली में बहुत लोगों को होता है एक पेशेंट के लिए, बट वैसे ट्रांसप्लांट आसान नहीं था। सो इसकी जो पद्धति है, कैसे ये किया जाए इत्यादि, ये सब चीज आज से 20 साल पहले इटली के कोई रिसर्चर्स ने मिलके, फ्रैंको अवर्सा, मसिमो मार्टेली, इन लोगों ने बनाया था। एंड फ्रैंको अवर्सा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उनके साथ ही मैं ये चीज सीखा था सिंस से 2000 साल से लेके मैं जब बाहर था, उनके साथ इंटरेक्शन से ही मैंने ये सब चीज सीखा था। और वो भी बहुत पॉपुलर नहीं था तब। पिछली 10-15 साल में हाफ मैच ट्रांसप्लांट करना आसान हुआ है एक दूसरे पद्धति से। पर इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम जब माँ के कोख में जन्म लेते हैं, हम एक हाफ फादर के HLA लेते हैं, एक हाफ मदर के HLA। जैसे मैंने बताया कि फॉरेन HLA तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा, तो माँ के फादर के हाफ से जो HLA है वो माँ के शरीर में कैसे बैठ रहे हैं? मदर को तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। पर नेचर की प्रक्रिया ऐसे है कि नेचर तो हमको प्रोपागेट करने को, पॉपुलेशन या स्पीशीज को प्रोपागेट करने के लिए एक पद्धति बनाए हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी होता है, इसीलिए प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होता है, बच्चा सक्सेसफुली जन्म लेते हैं। अर्थात माँ बच्चे को जो फादर वाले HLA है वो टॉलरेट कर लेते हैं, और माँ के पेट में रहते हुए माँ के जिस हाफ ऑफ HLA बच्चे में नहीं है वो बच्चे टॉलरेट करना सीख लेते हैं। इसको बोलता है नेचुरल टॉलरेंस। माँ और बच्चे में एक नेचुरल टॉलरेंस होता है। उसका एक हाफ HLA कंप्लीट मिसमैच हो उससे कोई फर्क नहीं होता, ये नेचुरल टॉलरेंस होता है। इसी के बेसिस पे फैमिली के अंदर हाफ मैच ट्रांसप्लांटेशन डेवलप किया गया है, और रैंडम डोनर के साथ ये चीज नहीं होता है। ये सिर्फ फैमिली में होते हैं, पिवटिंग द इंटरैक्शन ऑफ HLA बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। इसी के बेसिस पे ये बना है। तो इसका साइंटिफिक बेसिस ये है, और आज के जमाने में ये एक रियलिटी है। हाफ मैच ट्रांसप्लांटेशन इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और भारतवर्ष में विथ ऑल ह्यूमिलिटी वी कैन से कि आज से अराउंड 14 years बैक मैंने ये शुरू किया था 2010 साल में, एंड टुडे we have matured it to a level where the results,
हाफ मैच ट्रांसप्लांट का मैच ट्रांसप्लांट के बराबर है। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं कि क्या सभी पेशेंट्स के साथ ये हाफ मैच ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या कुछ इसके अलग डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हाफ मैच का मतलब है कि एक हाफ ऑफ HLA मिसमैच होते हैं। तो एक सिचुएशन होता है जब पेशेंट के शरीर में क्या होता है, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को बहुत ब्लड ट्रांसफ्यूशन दिया जाता है, या प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स को बहुत ब्लड ट्रांसफ्यूशन दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट जन्म से ब्लड ट्रांसफ्यूशन लेते हैं। जब हम कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन लेते हैं ना, वो ब्लड के साथ बहुत सारे वाइट सेल्स आते हैं। रेड सेल में उतना HLA एक्सप्रेशन नहीं होता है, व्हाइट सेल और प्लेटलेट में HLA का एक्सप्रेशन होता है। तो जितना ये चीज हमारे शरीर में आते हैं ना, शरीर जब उसको रिजेक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन बनाते हैं। तो ये रिएक्शन बनाते बनाते बहुत सारे एंटीबॉडी बनाते हैं शरीर में हर एक प्रकार के HLA के विरुद्ध। अगर ये HLA कोई फैमिली मेंबर के जो जिससे हम ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं उसके HLA के विरुद्ध है तो ट्रांसप्लांट करना मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन देना है कोई भी पेशेंट को, ये दिमाग में रखना चाहिए आज के ज़माने में इसको ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ सकता है, वो थैलेसीमिया हो, प्लास्टिक एनीमिया हो या ल्यूकीमिया हो, और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन सही ढंग से देना चाहिए। कैसे? इसको ल्यूकोफिल्ट्रेशन बोलते हैं, मतलब व्हाइट सेल्स निकाल के ब्लड देते हैं। प्लेटलेट से भी व्हाइट सेल्स निकाल के प्लेटलेट देते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है, पतली बहुत ज़रूरी है करना। और अगर ये चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो एंटीबॉडी शरीर में नहीं है तो हमारे पास जो तजुर्बे वाले डॉक्टर होते हैं, जो हाफ मैच ट्रांसप्लांट करने का तजुर्बा है, वो तब फैमिली में 2, 3, 4 मेंबर से कौन सबसे बेस्ट डोनर है वो चूज कर सकते हैं। हमारे जो अप्रोच है, हमारे जो प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया पिछली, जैसे मैंने बताया 15 साल में, आज से 15 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया तो हमने प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, मतलब ये हो सकते हैं। पर जो पेशेंट्स हमारे पास तब ट्रांसप्लांट के लिए आते थे, दे वर वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स, जो बस कोई दवा काम नहीं कर रहा है, मरने का हालत में है, उसमें आए हैं। तो हमने देखा कि ट्रांसप्लांट तो सक्सेसफुल हो रहा है पर बीमारी कैंसर वापस आ रहा है कुछ देर बाद। तो हमने इसी के अंदर ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं कि ऐसे पेशेंट में भी हम कैंसर को कैसे ट्रीट करें, डोनर से सेल लेके, वो एक प्रोटोकॉल बनाया हमने जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर थेरेपी, हैप्लो आइडेंटिकल सेल्यूलर थेरेपी और हाफ मैच सेल्यूलर थेरेपी। उसमें हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पेटेंटेड थेरेपी है, एंड हमारा रिजल्ट्स आर एज गुड एज एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश 1000 साल का गुलामी के चलते हमारा माइंडसेट ऐसे हो गया है, हम अपने ऊपर वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्व्स, विश्वास चला गया। हम देखते हैं कि व्हाट इज यूरोप डूइंग, व्हाट इज USA डूइंग, हम उसको फॉलो करते हैं। पर मैं ऑलमोस्ट 13 years I've lived abroad and I have seen what is being done. I have done it myself. पर मैं देश में जब वापस आया इस विश्वास से आया है कि हम खुद से कुछ करेंगे। सो हमारा जितना भी प्रोटोकॉल्स है, अप्रोच है हाफ मैच ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज कंप्लीटली मेक इन इंडिया, विच इज कंप्लीटली इंडिजिनस। वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली US के लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। सो बट हमारे देश में जैसे होता है कि जब हमारे देश के लोग कोई नई चीज़ बनाते हैं हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कोई वेस्टर्न वैलिडेशन नहीं होते हैं। सो दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ। वी हैव शोन द वर्ल्ड हाउ टू डू दिस ट्रांसप्लांटेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एटलीस्ट फॉर इंडियन पेशेंट्स। बाकी लोग फॉलो करना शुरू किए हैं, इंडियंस भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, बट अंटिल हमारे देश एक सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये चीज ना डेवलप करे साइंटिफिक फील्ड में, I don't think we can achieve our potential. There are lots of scientists, lots of doctors who are doing groundbreaking things, but हमारे सिस्टम में ये पर्कुलेट नहीं होते हैं। We have a barrier against it कि हमारे देश में हो रहा है तो ये कैसे सही हो सकते हैं।
how can it be real, how can it be successful. We forget कि दुनिया को साइंस, फिलोसॉफी, आर्ट सब हम ही ने दिया है. So that's why it's so important to revisit our own history. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए. तो व्यूअर्स, जो डॉक्टर साहब ने बात बताई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और एक जो आखिरी में सर ने बोला ना, वो चीज़ समझने की है कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखेंगे तो आजकल विदेशों से लोग हिंदुस्तान में इलाज कराने आते हैं. और कुछ लोगों को ये भ्रम है कि वो वहाँ से इसलिए आते हैं कि सस्ता है. सस्ता नहीं है, वो इलाज उतना ही बेहतर है जितना उन्हें वहाँ मिलता है, या कुछ जगह तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है. सर, एम आई राइट? सही स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं? Yeah, I mean, I would say that especially surgery, the surgeons in our country are the best in the world. Whether it's cardiac, neuro, ortho, any surgery. I mean, I have great respect and huge, appreciation for the surgeons of our country. They are better than anyone else in the world. थैंक यू सर. सो व्यूअर्स, इसलिए आपसे कहेंगे कि आप जो भी अपना इलाज कराते हैं, डॉक्टर्स की जो एडवाइस होती है उस पर विश्वास कीजिए और उस एडवाइस को फॉलो करते हुए अपना ट्रीटमेंट को जारी रखिए. अब आपसे विदा लेते हैं. जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ.